आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये एक टेक्निक है जो आज की तारीख में एक बोन है उन कपल्स के लिए जिनको प्रेगनेंसीज नहीं हो पाती हैं। पहले ज़माने में जब किसी महिला को बच्चा नहीं होता था या गर्भ नहीं ठहरता था तो वो एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा होता था। बट ओवर द ईयर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप सो मच कि आज की तारीख में जिन महिलाओं को विभिन्न कारणों से प्रेगनेंसीज नहीं हो पाती हैं उनको आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा प्रेगनेंसी प्रोवाइड करी जा सकती है। आईवीएफ का मतलब है जो महिलाएं अपने गर्भ में प्रेगनेंसी नहीं धारण कर सकती उनको आर्टिफिशियल तरीके से बाहर के एनवायरनमेंट में फर्टिलाइजेशन करके उनके यूट्रस में या सरोगेसी के द्वारा किसी और के यूट्रस में रख करके एक बच्चे की प्राप्ति हो जाए। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक कई तरीके से होती है और कई तरीके से किए जा सकती है। ये पेशेंट की नीड के हिसाब से डिपेंड करता है कि आईवीएफ किस कारण से करा जा रहा है। यदि पेशेंट के अपने अंडे बन रहे हैं और वो यंग है, उसके एग्स अच्छे हैं, उसके एग्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, या हस्बैंड के स्पर्म्स ठीक हैं और उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हस्बैंड और वाइफ का स्पर्म और एग लेकर के बाहर लैब में फर्टिलाइज करा दिया जाता है और उसके द्वारा एक एम्ब्रियो बन जाता है। इसको सेल्फ आईवीएफ कहते हैं। पर जिन महिलाओं में अंडे ख़त्म हो चुके होते हैं उम्र ज़्यादा होने के कारण से या किसी कारण से उनके अंडे की क्वालिटी ख़राब होती है, उन महिलाओं में उधार के लिए हुए अंडे भी इस्तेमाल करे जा सकते हैं। तो इनको कहते हैं डोनर आईवीएफ। जब हस्बैंड और वाइफ दोनों के ही स्पर्म्स में प्रॉब्लम है तो हम लोग डोनेटेड स्पर्म या डोनेटेड एग ले करके एक एम्ब्रियो बाहर बना करके महिला के यूट्रस में रख देते हैं और गर्भ धारण हो जाता है। इसको एम्ब्रियो डोनेशन कहते हैं। तो पेशेंट की नीड के हिसाब से हम लोग आईवीएफ कर सकते हैं। आईवीएफ करने के बहुत सारे इंडिकेशंस हैं। ज़्यादातर इंडिकेशंस तब होते हैं जब महिला के अपनी नलें यानी कि फलोपियन ट्यूब्स बंद होते हैं। सामान्यतः एक महिला के फिजियोलॉजी में ऐसा होता है कि उसके ओवरीज से अंडे निकलते हैं, वो ट्यूब में जाते हैं और हस्बैंड से संबंध बनाने के टाइम पर स्पर्म ऊपर जाते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है और एम्ब्रियो बंद करके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है और प्रेगनेंसी आगे बढ़ने लगती है। पर कई कारणों से जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, इन्फेक्शन और बहुत सारी और हाइड्रोसल्फिंक्स वगैरह बन जाता है जिसमें दोनों तरफ के नलों में पानी भर जाता है, पस भर जाता है, नलें ख़राब हो जाती हैं। तो उस केस में वो जो पैसेज होता है वो बंद होता है। तो यदि नलें बंद हैं तो उस केस में को ओवरकम करने के लिए अंडे बाहर निकाल लिए जाते हैं, स्पर्म हस्बैंड से ले करके बाहर लैब में फर्टिलाइजेशन करा दिया जाता है और एम्ब्रियो को अंदर यूट्रस में रख दिया जाता है। तो ट्यूबल ब्लॉकेज कई सारे कारणों से होता है और उसकी वजह से आईवीएफ करना पड़ जाता है। ये एक मेजर रीज़न है आईवीएफ का। लेकिन उसके अलावा भी आईवीएफ करने के बहुत सारे कारण हैं। आईवीएफ का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज एंड इंडिकेशन आजकल हो जा रहा है कि ओवरीज के एग्स ख़त्म हो गए हैं। हमारा सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। फीमेल्स आर गेटिंग मोर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वो एम्पावर्ड हो रही हैं और वो नहीं चाहती कि जिस समय पर वो अपने करियर पाथ पर हैं उस समय पर वो प्रेग्नेंट हो जाएं। बहुत सारी सोशल चीज़ें चेंज हो चुकी हैं आज के सिनेरियो में। द डिसीजन लाइज विद द फीमेल कि कब वो प्रेग्नेंट होना चाहती है। ऐसे केसेस में या तो फिर वो फीमेल्स अपनी एग फ्रीजिंग करा देती हैं जिससे वही वाला एग बाद में जब वो कंसीव करना चाहें तब आईवीएफ के द्वारा प्रेगनेंसी हो जाए। जब से कोई लड़की मेंस्ट्रुएट करना शुरू करती है और जब तक उसके मेंसेस ख़त्म होते हैं 45-50 ईयर्स तक आते, इस पीरियड में हर महीने ओव्यूलेशन होता है और हर लड़की के एग्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे होते हैं। आफ्टर द एज ऑफ 30, 32 एंड 35 ये जो एग का पूल है वो बहुत तेज़ी से ख़त्म होता है। तो उस एग पूल को प्रिजर्व करा जा सकता है आईवीएफ के द्वारा कि इससे पहले कि अंडे ख़त्म हो जाएं उनको फ्रीज़ करके रख दिया जाए
एंड जब भी वो फीमेल चाहे आगे लाइफ में वो प्रेग्नेंट हो सकता है। आईवीएफ जब भी कोई कराने के लिए जाता है उसको पहले पूरी बात समझानी पड़ती है कि उस महीने भर में या उस साइकिल में उस लेडी के क्या क्या एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। पहले तो उसका बेसिक हार्मोन प्रोफाइल टेस्ट कराया जाता है उसकी एज के हिसाब से कि उसके सारे हार्मोन्स ठीक हैं कि नहीं ठीक है। ठीक है तो अलग तरीके से ट्रीटमेंट होगा, नहीं ठीक है तो अलग तरीके से ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद उसके नलों की जांच करनी ज़रूरी है कि इंडिकेशन क्या है। पहले तो इंडिकेशन पता करना होता है कि हमें आईवीएफ क्यों करना है। अगर करना है तो फिर एक बार दूरबीन की जांच करनी पड़ जाती है, उसका अंदर से यूट्रस देखना पड़ता है, एंडोमेट्रियम देखनी पड़ती है। कई सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको मल्टीपल अबॉर्शंस होते हैं या कई बार डीएनसी हो जाती है या टीबी हो जाता है। कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं जिससे कि बच्चेदानी की झिल्ली आपस में चिपक जाती है। इसको एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं। ऐसी कंडीशन में यदि हम एम्ब्रियो को बना करके यूट्रस में रख भी देंगे लेकिन उस जगह की एंडोमेट्रियम में इतना ब्लड सप्लाई नहीं होता कि वो एम्ब्रियो को फूड सप्लाई कर सके, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके कि वो एम्ब्रियो आगे बढ़ पाए। उसी तरह से दूरबीन की जांच ऊपर से नलों को देखने के लिए और ओवरी को और यूट्रस को देखने के लिए भी करी जाती है कि ऐसा तो नहीं है कि नलें खराब हैं और उनमें गंदा पानी भरा हुआ है, पस भरा हुआ है। क्योंकि अगर ऐसा रहेगा तो वो खराब नलें जा कर के उसमें से पस डिस्चार्ज या इन्फेक्टेड फ्लूइड जा करके एम्ब्रियो को डैमेज करता है और उसमें प्रेगनेंसीज आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो अपने आईवीएफ के रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए दूरबीन की जांच करनी पड़ती है। अगर ऐसी नलें हैं जो कि ऐसा एंटिसिपेट करवा रहे हैं कि आगे जा करके ये एम्ब्रियो के लिए डेट्रीमेंटल होंगी तो उस कंडीशन में वो नलें निकाल देना ही एक बेहतर ऑप्शन है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस आईवीएफ के किसी भी पेशेंट को पता होने चाहिए। तो दूरबीन की जांच करने के बाद यदि हमको पता चल गया है कि कुछ ऐसा है जो आईवीएफ से पहले हमें सर्जरी करनी चाहिए, देन हमें रिप्रोडक्टिव एनहांसिंग सर्जरी कर देनी चाहिए। यानी अगर एशरमैन सिंड्रोम मिला है हमें हिस्ट्रोस्कोपी पे, देन वी शुड डू कैविटी करेक्शन, एशरमैन्स कैविटी करेक्ट करना या साल्पिंजेक्टमी करना, या अगर सिस्ट वगैरह मिल गई है तो उसको पहले हटाना। ये सब चीज़ें करके हमारे आईवीएफ के रिजल्ट्स बेहतर हो जाते हैं। जब हमने ये लैप्रोस्कोपी करके पेशेंट पूरा प्रिपेयर हो जाता है उसके बाद फीमेल्स को इंजेक्शन लगते हैं। लगभग 10 दिन या 11 दिन 12 दिन इंजेक्शन लगाए जाते हैं और अंडे बढ़ाए जाते हैं। नॉर्मल साइकिल में हर महीने केवल एक ही एग बढ़ रहा होता है, लेकिन इसमें क्योंकि हम इंजेक्शंस लगा रहे हैं तो कई सारे एग्स बढ़ते हैं और कई सारे एग्स जब हम ओवम पिकअप करते हैं तो निकाले जाते हैं। उसी समय पर हमको जब कई सारे 7-8 इतने अगर एम्ब्रियोज एग्स मिल गए हैं तो हम उनका फर्टिलाइजेशन कराते हैं और हमारे पास उतने ही एम्ब्रियोज बन जाते हैं। नॉर्मली हम एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं और बाकी फ्रीज करके रख देते हैं जिससे कि महिला को बार बार वो इंजेक्शंस ना लगवाने पड़े। यदि एक बार उसने नहीं भी कंसीव करा तो उसके एम्ब्रियोज फ्रोज़न रखे रहते हैं और हम दोबारा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से आईवीएफ करा जाता है और ये एक नॉर्मल साइकिल है, इसकी प्रिपरेशन करनी होती है और ये सब चीज़ें एक आईवीएफ करवाने वाले कपल को पता होना चाहिए। अब हमने जब पिकअप करा लिया है और उसके बाद हमने बाहर फर्टिलाइज़ करा, एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो हमने अंदर रख दिया, उसके बाद 14 डेज़ के लिए कुछ दवाई दी जाती हैं और उसके बाद हम लोग टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं। उससे पता चल जाता है कि पेशेंट प्रेग्नेंट है कि नहीं प्रेग्नेंट है। जो इंजेक्शंस लगा करके हमने प्रेगनेंसी करवाई है तो उसमें हमको जो आगे प्रेग्नेंट होने पर थोड़ा सा दवाइयाँ वगैरह एक्स्ट्रा देनी पड़ जाती हैं, तो हम वो सपोर्ट देते हैं आखिरी के 14 दिन और उसके बाद हम एक ब्लड टेस्ट करा लेते हैं जिससे पता चल जाता है पेशेंट ने कंसीव करा है कि नहीं करा है। अगर पेशेंट ने कंसीव कर लिया है तो उस दवाइयाँ और चेंज होती हैं और उसके कुछ दिन बाद हम अल्ट्रासाउंड करा के देख लेते हैं कि एम्ब्रियो ठीक से डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार बच्चे की धड़कन आ गई और प्रेगनेंसी कायदे से आगे बढ़ जाती है तो आईवीएफ प्रेगनेंसी और नॉर्मल प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जैसे कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में सारे लक्षण आते हैं वॉमिटिंग के, गिडीनेस के, थकान के, मॉर्निंग सिकनेस के, यही सारे सिम्टम्स सारे
IVF प्रेगनेंसी में भी आते हैं। हाँ, हम प्रेगनेंसी की डायग्नोसिस पहले कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पूरी प्रेगनेंसी हम कंट्रोल तरीके से करा रहे हैं। आज के ज़माने में IVF बहुत ज़्यादा लाभकारी है उन कपल्स के लिए जो नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसीज नहीं हो पा रही थी। वो पेशेंट्स जिनको एग्स ख़त्म हो गए हैं, वो पेशेंट्स जिनको PCOD है, वो पेशेंट्स जिनको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, कई सारे पेशेंट्स मेल पेशेंट जिनको मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी थी, उन सबको आज IVF के द्वारा प्रेगनेंसी प्राप्त हो सकती है। ये अपने आप में एक बहुत ही खुशी की बात है और पता नहीं कितने हज़ारों लोग IVF आज की तारीख में करा चुके हैं और उनके घर में खुशियाँ फैल चुकी हैं। तो फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि एक माँ की गोद भरने का जो सुख है वो माँ ही बता सकती है। तो IVF इज़ अ बून फॉर द सोसाइटी, आई फील। IVF के साइड इफ़ेक्ट तो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन IVF के कॉम्प्लिकेशंस कुछ हो सकते हैं, जैसे कि ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम एक बहुत ही घातक कॉम्प्लिकेशन है जो IVF के दौरान हो सकता है। ना केवल IVF, ये किसी IUI करते समय असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स का एक कॉम्प्लिकेशन है। इसमें होता क्या है कि हम लोग इंजेक्शंस दे करके जब अंडे बनाने की कोशिश करते हैं तो नॉर्मल साइकिल में जैसे मैंने बताया एक अंडा बढ़ रहा होता है नेचुरली। क्योंकि इसमें इंजेक्शंस दे करके ज़्यादा अंडे बढ़ाने की कोशिश करी जाती है या ज़्यादा अंडे इकट्ठे बढ़ते हैं, तो उस सिचुएशन में ओवरी का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ओवरी का साइज़ बढ़ने से ओवरीज फूल जाती हैं, बहुत बड़े बड़े अंडे हो जाते हैं, ओवरीज में पानी भर जाता है और इसका एक पूरा फिजियोलॉजी पे इफ़ेक्ट पड़ जाता है। कई बार इसके बहुत घातक कॉम्प्लिकेशन हो जाता है ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम से। तो उसमें पेशेंट की सांस फूलना, पेट में पानी भर जाना और इसमें लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, बट बहुत ग्रेव है। अगर ध्यान से करा जाए या टाइमली डिटेक्ट कर लिया जाए ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम तो मैनेज करा जा सकता है। इट इज़ नॉट अनमैनेजेबल, बट येस, इट इज़ डेफिनेटली अ वेरी डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ IVF। IVF का कॉस्ट लगभग 1 से 1.5 लाख के बीच होता है और डिपेंडिंग अपॉन कि कितना इंजेक्शंस लग रहे हैं और क्या इंजेक्शंस लग रहे हैं और कितना रिक्वायरमेंट हो रहा है और कॉज क्या है इनफर्टिलिटी का, कॉस्ट थोड़ा सा ऊपर या नीचे होता है, वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। टेस्ट ट्यूब बेबी, जैसा मैंने कहा, इट इज़ अ बून फॉर द सोसाइटी एंड जितनी जल्दी आप इसकी तरफ एक्सेप्टेंस करेंगे और आप रेडी होंगे कि हाँ हम इस टेक्निक को अडेप्ट करके एक बच्चा चाहते हैं, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। ज़्यादातर जब लेट स्टेजेस में लोग ये डिसीजन लेते हैं कि हाँ ठीक है हम IVF कराने के लिए रेडी हैं और आप इसको एक सोशल स्टिग्मा ना लेकर के चलें, तो उन केसेस में रिज़ल्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है क्योंकि एडवांसिंग एज के साथ रिज़ल्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे एंडोमेट्रियोसिस है, फाइब्रॉइड्स हैं, इन्फेक्शंस हैं, ये टाइम के साथ बढ़ने वाली डिजीज़ेज़ हैं और यही सब कारण हैं जिसकी वजह से बच्चे नहीं होते हैं और इन्हीं को ओवरकम करने के लिए IVF करा जाता है। तो अगर हम इसमें टाइम वेस्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, उससे एज अ डॉक्टर हमारा काम थोड़ा मुश्किल होता है और हमारा रास्ता थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अगर कपल की तरफ से ये एक्सेप्टेंस जल्दी हो, यंगर एज ग्रुप में हो जाए कि भाई हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ट्यूबरक्लोसिस के कारण या इन्फेक्शन के कारण हमारी ट्यूब्स बंद हैं, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, हम IVF ट्राई करने के लिए रेडी हैं। पर ज़्यादातर देखते हैं कि लोग उस डिसीजन मेकिंग में बहुत टाइम लगा देते हैं। वो टाइम बहुत क्रूशल होता है कपल्स के लिए। आई थिंक द बायोलॉजिकल क्लॉक शुड ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड और उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग को डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए फॉर IVF फॉर बेटर रिजल्ट्स।